अमेरिका के सिलिकॉन वैली का शटर डाउन होने वाला है और अब मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम और गौतम बुद्ध यानी नोएडा बनेंगे नए आईटी सेक्टर के हॉटस्पॉट। और इस पर मोहर लगा दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसला ये कि 85,000 H-1B वीज़ा की फीस $1,00,000 यानी भारतीय मुद्रा के मुताबिक लगभग 85 से लेकर 88 लाख रुपए दर्ज कर दी गई है। इतनी बड़ी अगर ट्रांजैक्शन फीस ली जाएगी तो H-1B वीज़ा लागू नहीं हो पाएगा। 65,000 ऐसे टेक्निकल प्रोफेशनल जो स्टेम फील्ड से जुड़े हुए हैं, जिसमें आईटी है, जिसमें साइंस है, रिसर्च है, उन लोगों को, प्रोफेशनल्स को H-1B वीज़ा दिया जाता है। 20,000 जो इंडियन या चाइनीज़ या अलग अलग देशों के स्टूडेंट्स अमेरिका में जाके पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें H-1B वीज़ा दिया जाता है, यानी इसकी संख्या लगभग 85,000 के आसपास हो गई। इसी वजह से भारत के ब्रेन ड्रेन के तौर पर H-1B वीज़ा को माना जाता है, यानी वो प्रोफेशनल जो भारत में गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कर सकते थे, अब वो उन्हीं की कंपनियों में सीईओ बन के बैठे हुए हैं। लेकिन अगर H-1B वीज़ा की ट्रांजैक्शन फीस $1,00,000 रख दी जाएगी तो भारतीय प्रोफेशनल अमेरिका में काम भला क्यों करेंगे? एक साल के 88 लाख रुपए भला क्यों देंगे? और ये स्थिति इसकी वजह से बदलने वाली है। बदलने वाला है पूरा का पूरा अमेरिका का आईटी यानी सिलिकॉन वैली का नक्शा, क्योंकि अब भारतीय भारत में जब काम करेंगे तो इंडियन इंडस्ट्री उसी लिहाज से डेवलप होती हुई नजर आएगी। चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उन राजनीतिक दलों पर सख्ती दिखाई है जो वर्षों से एक्टिव नहीं है। पिछले 6 सालों से चुनाव न लड़ने और नियमों का पालन न करने वाले 474 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आयोग ने सूची से बाहर कर दिया है। इस तरह पिछले 2 महीनों में कुल 808 दलों को हटाया गया है। आयोग का कहना है कि यह कदम चुनावी व्यवस्था को साफ सुथरी और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि जिन राजनीतिक दलों ने लगातार 6 सालों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, उन्हें इस सूची से बाहर किया गया है और उन्हें सूची से हटाना जरूरी था। हमारे सहयोगी प्रेम शंकर के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ स्टेट, दिल्ली। वैश्विक पुलिस यानी इंटरपोल की एशिया समिति का सदस्य अब भारत बन गया है। 25वीं बैठक सिंगापुर में होती है, बल्कि पाकिस्तान और चीन दोनों लॉबी करते हैं कि भारत इस समिति का सदस्य नहीं बने, लेकिन फिर भी भारत सरकार को कामयाबी मिलती है और इंटरपोल की एशियन कमेटी का मेंबर बन जाता है इंडिया, जिसका सीधा फायदा भारत को विभिन्न क्षेत्रों में होगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इंटरपोल की नोडल एजेंसी यानी सीबीआई के सदस्य अब वहाँ पर मौजूद रहेंगे। सीबीआई की मौजूदगी का अर्थ रहेगा कि अगर भारत को किसी भी गैंगस्टर का रेड कॉर्नर नोटिस देना है तो वो बहुत आसान हो जाएगा। इसके अलावा ब्लू कॉर्नर नोटिस यानी नज़र रखनी हो टेरर फंडिंग से लेकर के धर्म परिवर्तन तक, डेमोग्राफिक चेंज से लेकर के साइबर फ्रॉड तक, हर एक चीज़ भारत के लिहाज से काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि अब एशियाई समिति में सीबीआई जो नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है भारत और इंटरपोल के बीच के संबंधों में, उसके सदस्य इंटरपोल की एशियाई समिति में शामिल होंगे। इंटरपोल का एशियाई समिति का भारत को सदस्य चुना जाना, ये तमाम जो पुलिस की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं और पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी के रूप में है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जो इंडो पैसिफिक और पश्चिम एरिया के अंदर जाकर शरण लेते हैं, छिप जाते हैं, और चूंकि उनके साथ प्रत्यर्पण संबंधी नहीं होती संधि, इसलिए उसका वो लोग फ़ायदा उठाते हैं। इस क्रम के अंदर बहुत सारे अपराध कंट्रोल करने के अंदर पुलिस एजेंसीज़ को बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, और जो अपराधी दूसरे कंट्रीज़ के अंदर, ख़ास तौर से एशिया के अंदर छिपे हुए हैं, उनको सामने लाना, चाहे वो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए हों, ऑनलाइन से हों, और तमाम हवाला और धर्मांतर से जुड़े अपराधों के अंदर संलिप्त हों, उनको भारत लाने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। क्या मैं सहयोगी अजय के साथ राहुल डबास, दिल्ली।
22 सितंबर 2025 ये वो तारीख है जब 4 स्लैब की जगह सिर्फ 2 स्लैब रह जाएंगे जीएसटी के, जिसमें सिर्फ 5% होगा और 18% होगा। 12% और 28% हटा दिया जाएगा। लेकिन इसका असर जो टॉप लग्जरी और टॉप रेसिंग बाइक्स हैं उन पर क्या पड़ने जा रहा है। 350 सीसी से पहले की बाइक जो होंगी उनको कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 650 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर इसका असर क्या होने वाला है। क्या सस्ती होने वाली है या फिर महंगी होने वाली है। एक बाइक शोरूम में हम इस समय मौजूद हैं। रेसिंग बाइक पे जैसे कि 650 है, जैसे आपने बोला 650 सेगमेंट से ऊपर जितनी भी बाइक्स हैं उन पे जीएसटी बढ़ जाएगा। तो हमारी जो बाइक्स है, हमारा जो सेगमेंट है वो 650 से ऊपर ही है मेनली। आप यहाँ पर जितनी बाइक्स देखेंगे 650, 900, 1000 सीसी, 1200 सीसी, 1300 सीसी, इनफैक्ट 1800 सीसी की भी बाइक खड़ी है। तो इन बाइक्स पे आप छोटी बाइक भी लेंगे तो लाख रुपए से ऊपर ही बढ़ जाएंगे। तो इन बाइक पे लग रहा है कुछ ऐसा होने वाला है कि लोगों को सोचना पड़ेगा खरीदने से पहले। 4.25 लाख रुपए के आसपास आती है, बट इस बाइक पे फ़ायदा होने वाला है। इस बाइक पे प्राइसेस जो हैं थोड़े कम हो जाएंगे। तो इस बाइक पे अगर कोई भी ले रहा है तो इस पे 20 से 25 हज़ार रुपए का फ़ायदा होने वाला है। 20 से 25 हज़ार का फायदा होने जा रहा है। अब आप सोचिए जरा, BMW कार तो आप नहीं खरीद पाएंगे, या हो सकता है खरीद लें भाई, लेकिन BMW बाइक आप ज़रूर खरीद सकते हैं, क्योंकि ये कीमत जो है इसकी 4.5 लाख के आसपास जो है वो है। और इस तरह की बाइक्स जो है वो प्री ऑन मार्केट में भी इस तरह की बाइक्स मिलती हैं, थोड़ा और सस्ती हो जाती हैं। इस पे भी 25 से 30 हज़ार रुपये लगभग छूट जो है वो आपको मिल जाती। 650 से सीसी से ऊपर की बाइक्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महंगी हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में आरोपियों की तुलना मारिच से कर दी है। सीएम योगी के इस बयान की चर्चा भी हो रही है। नवरात्र से पहले बेटियों बहन के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में सीएम योगी का यह बयान खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी ने अपराधियों को सख्त लहजे में संदेश दिया है कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का हश्र वही होगा जो बरेली की घटना में हुआ। अपराधियों के लिए यूपी में कोई जगह नहीं है। जो भी महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ काम करेगा उसे कड़ी सजा मिलेगी। सीएम योगी ने कहा कि आपने देखा होगा बरेली में महिलाओं के खिलाफ अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था। वो संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यूपी पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो वह चिल्लाने लगा कि गलती से मैं उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ और अब दोबारा ऐसा दुस्साहस नहीं करूँगा। यही अंजाम हर उस अपराधी का होगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और तंज कसते हुए कहा कि अगर एनकाउंटर से अपराध खत्म होता तो ये बदमाश रास्ता भूलकर यूपी नहीं आते। एनकाउंटर से कानून व्यवस्था नहीं सुधरती, एनकाउंटर महज एक दिखावा है। अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता तो रास्ता भूल के अपराधी कैसे आ जाते बताइए आप बरेली में। एनकाउंटर केवल दिखावटी है। अगर माफी मांगे तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी, आखिरकार क्या कर रहे थे अधिकारी कि अपराधी यहां घूम रहे उत्तर प्रदेश में। सवाल इनकाउंटर का नहीं, वो अपराधी आ कैसे गए उत्तर प्रदेश में। लखनऊ पीजीआई में मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए पीजीआई प्रशासन ने एक बड़ा फैसला किया है। पीजीआई प्रशासन ने फैसला किया है कि अब पीजीआई में एक और नया ओपीडी बनाया जाएगा। देखा जाए तो पीजीआई में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के तमाम मरीज जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं वो भी अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। जाहिर सी बात है कि मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए अस्पताल प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ा। मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में पीजीआई में 2 ओपीडी संचालित हैं, लेकिन जिस हिसाब से मरीजों की संख्या बढ़ रही है वैसे में ये जो 2 ओपीडी हैं वो कह सकते हैं कि जो उनकी क्षमता है उनकी क्षमता पर असर देखा जा रहा था। और वैसे में अब ये फैसला किया गया है कि एक नया ओपीडी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव भी तैयार किया जा रहा है जिसको जल्द ही राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा और माना जा रहा है कि जल्द ही नए ओपीडी का निर्माण कार्य भी शुरू होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।
IMC इत्तेहादे मिल्लत कौंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने ये भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने तमाम जो देश है जहां सत्ता पलट हुई है, जहां तख्ता पलट हुआ है और जैन जी ने जो आक्रोश दिखाया है उसका हवाला देते हुए कहा है कि उनसे ज़्यादा उन देशों से नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से ज़्यादा मुसलमान भारत में हैं और अगर ये मुसलमान बिगड़ गए, सड़कों पर आ गए तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। भारतीय जनता पार्टी पर मुसलमानों की अनदेखी का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी इन्होंने अनदेखी का आरोप लगाया है। तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं हैं तो कहीं इन्होंने जो सनातन के धर्मगुरु हैं उनको भी आड़े हाथों लेते हुए तमाम बातें कही हैं। तो आज की तारीख में हुकूमत से हम नाउम्मीद हैं, तमाम सेकुलर पार्टियों से हम नाउम्मीद है। चुनाव आयोग हमारा साथ नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है। जिला प्रशासन शासन सब हमारे खिलाफ हैं। ऐसी सूरत में अगर मुसलमान नाउम्मीद होकर सड़कों पर आ गया तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। इसलिए मैं हुकूमत से मांग करता हूं कि इस तरफ खास तवज्जो देने की जरूरत है। कुरान पर, रसूल आजम पर किसी किस्म की टिप्पणी करोगे तो अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो इसकी जवाबदेही हमारी नहीं होगी, इसकी जवाबदेही उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे राष्ट्रीय सरकार की होगी। हुब्बुल वतनी को अगर हमारी बुज़दिली समझा जा रहा है तो ये बहुत घातक है, क्योंकि मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी के साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली। अवैध धर्मांतरण में आगरा पुलिस की तरफ से किए गए खुलासे में एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। अवैध धर्मांतरण में भेजे गए 14 आरोपियों में से कुछ आरोपियों के तार आतंकवादियों से जुड़े होने की जानकारी आगरा पुलिस को मिली है। 14 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेजा था तो उनके कब्जे से मोबाइल और लैपटॉप पुलिस ने बरामद किए थे और उनकी छानबीन में जानकारी हुई कि मुख्य आरोपी जिसे दिल्ली से अब्दुल रहमान और लड़की SB कृष्णा उर्फ आयशा जिसे गिरफ्तार किया था, उनके तार झारखंड में पकड़े गए 4 आतंकियों से निकले हैं। फिलहाल पुलिस अब इन 14 लोगों से फिर से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि पूछताछ में आगरा पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक ये लोग युवतियों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण कराते थे और पुलिस ने अलग अलग स्टेटों से 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब देखना यह होगा कि इन पकड़े गए आरोपियों के तार कहां तक जुड़े हैं, ये पूछताछ के बाद ही खुलासा होगा। न्यूज़ स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। एक वीडियो जिसने पुलिस की साख को जमीन पर ला दिया। एक युवती ने कोतवाली गेट के सामने रील बनाई। रील वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस पूरी फौज लेकर उसके घर जा पहुंची। पर नतीजा क्या निकला? न वीडियो डिलीट हुआ, न कार्रवाई हुई, बल्कि पुलिस ही बेइज्जत होकर वापस लौट गई। और वो भी क्यों? क्योंकि लड़की ने हाथ में चाकू ले लिया और धमकी दे डाली। अगर वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की तो वो खुदकुशी कर ली। ये मामला फतेहपुर तहसील क्षेत्र के बड्डूपुर कोतवाली गेट का है। रूबी जोया खान नाम की एक युवती ने इंस्टाग्राम पर रील डाली। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस को शायद अपनी इमेज खराब होती दिखी। युवती के घर पूरा दल बल भेजा गया, लेकिन रूबी ने साफ कह दिया कि वीडियो डिलीट नहीं होगा। हाथ में चाकू लिया और पुलिस को दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वीडियो मिलियन व्यूज में चल रहा है, हटाया तो जान दे दूंगी। एक साधारण सी सोशल मीडिया यूजर हाथ में चाकू लिए पुलिस को नचाती रही और पुलिस बैकफुट पर आकर लौट आई। यूपी पुलिस का ये नया चेहरा सोशल मीडिया पर अब मजाक बन चुका है। दरअसल ये पूरा मामला यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवालिया निशान भी खड़ा करता है। पुलिस का कहना है कि उन्हें वीडियो के बारे में जानकारी नहीं है, शायद किसी ने सड़क पर बना लिया हो। पर सच तो ये है कि युवती ने खुद इंस्टाग्राम पर सब कुछ अपलोड किया। यानी पुलिस के दावे खोखले हैं और उनकी कारगुजारी सोशल मीडिया पर बेनकाब हो रही है। बाराबंकी की ये घटना कोई छोटी बात नहीं है, ये पुलिस तंत्र की नाकामी को भी दर्शाता है। टीम न्यूज़ स्टेट। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक बार फिर जंगली जानवरों का आतंक सामने आ रहा है। आज सुबह तड़के ही एक जानवर द्वारा एक 3 साल के बच्चे अंकेश को उसकी मां के पास से उठा लिया गया। काफ़ी तलाश के बाद भी अभी तक बच्चे की बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। वन विभाग की तमाम टीमें और साथ ही साथ प्रशासन के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।
ड्रोन कैमरे हों, सीसीटीवी कैमरे हों या ट्रैप कैमरे या पिंजरे, इनकी मदद से लगातार जो जंगली जानवर हमला कर रहा है उसकी खोजबीन की जा रही है। हालांकि अभी वन विभाग इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है कि ये जानवर तेंदुआ है या भेड़िया, लेकिन इन दोनों में से एक जानवर होने की बात से इनकार भी वन विभाग नहीं कर रहा है। लेकिन बीते 10 से 12 दिनों की बात करें तो इसी इलाके के आसपास लगभग 3 बच्चों को जंगली जानवरों ने अपना निवाला बनाया है। वहीं 6 से ज़्यादा लोग जंगली जानवरों के हमले में घायल भी हुए हैं। लोग बाग दहशत में हैं और अपने बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा में खुद भी जुटे हुए हैं। वन विभाग दावा कर रहा है कि जल्द ही इन जानवरों को पकड़ लिया जाएगा और ग्रामीणों को इस दहशत से राहत दिलाई जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि कब तक ये ग्रामीण इसी दहशत में जीने को मजबूर है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धांत साहू के साथ अक्षय कुमार शर्मा, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक दर्दनाक हादसे में 4 साधुओं की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यहां एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर कुएं में जा गिरी। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने आशंका जताई है कि तेज रफ्तार के दौरान टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित एक गहरे कुएं में जा गिरी। हादसे में 4 साधुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 को घायल अवस्था में बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के शिकार सभी यात्री धार्मिक अनुष्ठान के लिए यात्रा पर निकले थे, तभी वो हादसे के शिकार हो गए। ये भीषण सड़क हादसा शुक्रवार देर शाम को बैतूल हाईवे पर हुआ। जानकारी के अनुसार बोलेरो में 7 लोग सवार थे। ये सभी लोग मुल्ताई से चित्रकूट जा रहे थे। बोलेरो तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान टेमनी खुर्द गांव के पास गाड़ी का टायर अचानक फट गया, जिससे बोलेरो अनियंत्रित हो गई और नेशनल हाईवे किनारे बने एक गहरे कुएं में जा गिरी। लावा घोगरी तरफ से 7 लोग, एक वाहन बोलेरो वाहन है शायद, जो साधु महात्मा टाइप के लोग हैं, वो छिंदवाड़ा की ओर जा रहे थे। ये जो टेमनी खुर्द गांव है, यहाँ पर उनकी टायर बस्ट हुआ है, जिसके कारण गाड़ी अनबैलेंस हुई है और पेड़ से टकराती हुई नीचे गिरी है। नीचे शायद एक कच्चा कुआं है जिसमें पानी ज़्यादा है, गाड़ी उसमें जाके फंस गई है। महेश चांडक, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर फ्रॉड की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद साइबर क्राइम पुलिस ने 347 ऐसे खातों की पहचान की है जिनका इस्तेमाल साइबर क्राइम की घटनाओं के लिए किया जाता है। यानी कि इन खातों के अंदर पैसों का लेन देन किया जाता है, पैसों का ट्रांजैक्शन एक जगह से दूसरी जगह के लिए इन खातों का इस्तेमाल किया जाता है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनमें से 31 खाता धारक ऐसे हैं जिन्होंने कमीशन लेकर साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को अपने खाते खुद दिए हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके साथ ही बिना बैंक के कर्मचारियों की मिलीभगत के इतने लार्ज स्केल पर बैंक में खाते कैसे खुल गए, इस बात की जांच भी गाजियाबाद की साइबर क्राइम पुलिस कर रही है। अगर किसी भी बैंक कर्मचारी की मिलीभगत इसमें पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने की बात साइबर क्राइम पुलिस द्वारा कही गई है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। कहते हैं कि पुलिस रस्सी का सांप बनाती है। कानपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने आम लोगों को ही नहीं बल्कि कोर्ट को भी हैरान करके रख दिया। मारपीट और लूट के एक मामले में पुलिस ने महज 5 घंटे में ही फाइनल रिपोर्ट लगा दी। कोर्ट के सामने जब ये मामला आया और कोर्ट ने तमाम दस्तावेजों का परीक्षण किया तो पाया कि इस मामले में वादी का बयान भी दर्ज नहीं किया गया था, साथ ही साथ तमाम साक्ष्यों का संकलन नहीं किया गया था और रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई थी। अब कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को ताकीद किया है कि वह विवेचक के ऊपर कार्रवाई करने के बाद कोर्ट को अवगत कराएं, साथ ही साथ इस पूरे मामले की जांच एसीपी लेवल के ऊपर के अधिकारी से कराए जाने की बात कही गई है। प्रज्ञा त्रिवेदी का जो मामला था सन 2011 का था
2011 में प्रज्ञा त्रिवेदी ने एक एप्लीकेशन दी थी एफआईआर के लिए, इसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन उस तत्कालीन विवेचक ने जो विवेचना की थी उसमें अपने कुछ तथ्यों को न लगाते हुए 5 घंटे में पूरी एफआईआर को निस्तारण करते हुए उसमें एफआईआर मूव कर दी थी। जब वो एफआईआर मूव हुई तो उसके उपरांत अब जब एक नई एसआईटी का गठन हुआ, ऑपरेशन महाकाल हुआ, तो उस समय की जो वादनी थी उन्होंने पूरा एक एप्लीकेशन दी कि महोदय जो मैंने एप्लीकेशन दी थी उस पर एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन विवेचना सही नहीं हुई है और बहुत जल्दबाजी में विवेचक ने एफआईआर लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस किस तरीके से अपराधियों को फायदा पहुंचाती है। वीडियो जनता से श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।